नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद, लेकर के हाजिर अपना खास कार्यक्रम नेशन एट 9। और नेशन एट 9 के जरिए हर राज्य की खबर, हर प्रदेश की खबर आप तक हम पहुंचाते हैं और साथ ही साथ ग्राउंड जीरो पर क्या हलचल है, कौन सी वो बड़ी खबरें हैं जिन पर आज पूरा दिन नजर बनी रहेगी, इससे भी आपको वाकिफ कराते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन नेशन एट 9 की। तो बुलेटिन की शुरुआत में बात कर्नाटक से, जहां आज बीजेपी कर्नाटक विधानसभा के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, बीएस येदियुरप्पा इस घोषणा पत्र को जारी करेंगे। बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र बेंगलुरु में जारी किया जाएगा। राजनीतिक जंग को देखते हुए बीजेपी कर्नाटक की जनता को कई तरह की योजना देने के साथ युवाओं और 12वीं पास करने वाली छात्राओं के लिए अहम घोषणा कर सकती है। आपको बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को मतदान होंगे और वहीं 13 तारीख को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। अगली खबर कर्नाटक से, जहां कर्नाटक के मैसूर में एक बार फिर पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक सामने आई है। बीते 3 महीनों में ये तीसरी बार है जब उनके सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश हुई। मैसूर में रोड शो के दौरान उनकी गाड़ी के आगे मोबाइल फेंका गया। हालांकि एसपीजी के जवानों ने फौरन उस मोबाइल को उनकी गाड़ी से दूर कर दिया। वहीं एडीजीपी कानून और व्यवस्था आलोक कुमार ने कहा कि जांच के दौरान सामने आया कि बीजेपी समर्थक एक महिला ने गलती से फूल के साथ अपना मोबाइल फेंक दिया था। पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। अगली खबर भी कर्नाटक से, जहां 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक में चुनाव प्रचार करेंगे और दरअसल सुबह 11:30 बजे राहुल गांधी सबसे पहले तुमकुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर दोपहर 1:15 पर हासन में जनसभा करेंगे और शाम 4 बजे चामराजनगर में कांग्रेस अध्यक्ष के साथ संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 5वीं चुनावी गारंटी की घोषणा कर दी है और यहां तक कि कांग्रेस ने वादा किया है कि कांग्रेस की सत्ता में आते ही पहले ही दिन 5वीं गारंटी भी लागू हो जाएगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्विपक्षीय रक्षा और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के मकसद से आज से 3 दिवसीय दौरे पर मालदीव जाएंगे। मालदीव की यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहेल, विदेश मंत्री अब्दुल्लाह शाहिद और रक्षा मंत्री मारिया दीदी सहित अन्य से मिलने की संभावना है। इस दौरान राजनाथ सिंह द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। बयान में कहा गया है कि विचार विमर्श के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। मित्र देशों और भागीदारों की क्षमता निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बलों को एक फास्ट पेट्रोल वेसल जहाज और एक लैंडिंग क्राफ्ट उपहार मिलेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबरों में रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का। यूपी निकाय चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी बागडोर खुद संभाल ली है। सीएम योगी आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी सुबह 10 बजे लखनऊ अमोसी एयरपोर्ट से मुरादाबाद के लिए रवाना होंगे, जहां सुबह 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर 1:30 पर प्रतापगढ़ के रामलीला मैदान में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:35 पर जौनपुर में राजकीय इंटर कॉलेज मैदान पर जनसभा को वो संबोधित करेंगे और फिर वाराणसी में शाम 4 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर शाम 5:55 पर टाउन हॉल में सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान सीएम योगी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील भी करेंगे। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी निकाय चुनाव के लिए प्रचार में जुट गए हैं। अखिलेश यादव आज लखनऊ मेट्रो में पार्टी पदाधिकारी और नेताओं के साथ यात्रा करेंगे। इस दौरान जनता से सपा प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। जिस तरह बीजेपी जनता के बीच में अपने काम और उपलब्धियां बता रही है, वैसे ही अखिलेश यादव भी सपा सरकार के काम गिनाएंगे। इनमें से बड़ा काम लखनऊ को मेट्रो की सौगात देना भी शामिल है। इसके बाद 2 मई को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का लखनऊ में भव्य रोड शो का कार्यक्रम है। बताने कि अखिलेश यादव दावा कर चुके हैं कि बीजेपी सरकार ने सपा कार्यकाल में किए गए काम को अपना बताया है। बीजेपी के पास काम गिनवाने के लिए कुछ भी नहीं है। और अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। मुख्यमंत्री निवास के सौंदर्यीकरण के मामले को लेकर बीजेपी ने पूरी तरह से दिल्ली सरकार की घेराबंदी करने की नीति तैयार की है। बीजेपी मुख्यमंत्री निवास के करीब अनिश्चितकालीन धरना देगी और इस धरना कार्यक्रम के संयोजक प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा करेंगे। और वहीं दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार एक भ्रष्ट सरकार है जो केवल अपने नेताओं की स्वार्थ सिद्धि और वोट बैंक निर्माण के लिए काम करती है। दिल्ली सरकार ने शिक्षा क्रांति के नाम पर स्कूल रूम घोटाला किया, सार्वजनिक परिवहन के नाम पर मेट्रो के चौथे फेज को लंबित किया, बस खरीद में घोटाला किया, स्वास्थ्य की बात की तो कोविड काल तक में घोटाले किए, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर दिल्ली की जनता से छलावा किया।
खबरों में रुक करते हैं दिल्ली से एक और अहम खबर का। दिल्ली मुख्यमंत्री आवास पुनर्निर्माण का विवाद थमने के बजाय पहले से ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों से जारी बीजेपी और कांग्रेस के लगातार हमलों के बीच अब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने प्रदेश के मुख्य सचिव को साफ निर्देश दिया है कि सीएम आवास निर्माण से संबंधित फाइल को सुरक्षित रखें। इतना ही नहीं, एलजी ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव नरेश कुमार से रिपोर्ट भी मांगी है। साथ ही एलजी ने ये काम मुख्य सचिव को 15 दिन में करने का आदेश दिया है। हालांकि अब दिल्ली सरकार की तरफ से पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने एलजी के इस कदम को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक करार दिया है। दरअसल दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री आतिशी ने एलजी को एक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि एलजी के पास इस प्रकार की कार्रवाई के लिए निर्देशित करने की कोई शक्ति नहीं है। आगे बढ़ेंगे और हरियाणा से अहम खबर का रुख करेंगे। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 1 मई से 3 मई तक कुरुक्षेत्र जिले का दौरा करेंगे, जहां वो जनसंवाद कार्यक्रमों के जरिए आमजन की समस्याओं को सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत गांव झांसा में ग्राम सचिवालय के जनसंवाद कार्यक्रम से होगी। ये कार्यक्रम लगभग 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक चलेगा। इसके बाद गांव नलवी और फिर गांव खरेंडवा में जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इन कार्यक्रमों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री झांसा की नई अनाज मंडी के दूसरे फेज का शिलान्यास करेंगे और इस दूसरे चरण में नई अनाज मंडी में सीवरेज, पानी, शौचालय, सड़कें, शेड और अन्य व्यवस्थाओं पर लगभग 638 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। महाराष्ट्र और गुजरात के स्थापना दिवस पर आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल पर करीब 30 राज्यों के राजभवन कार्यक्रम आयोजित करेंगे। राज्य स्थापना दिवस पर पहली बार देश भर के राज्य भवनों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक राजभवन संबंधित राज्य में रहने वाले महाराष्ट्र और गुजराती मूल के लोगों की मेजबानी करेंगे। इस दौरान पश्चिमी भारत के इन दोनों राज्यों की संस्कृति की झलक और व्यंजन पेश किए जाएंगे। आपको बता दें कि भारत के स्वतंत्र होने के समय गुजरात बॉम्बे प्रदेश का अभिन्न अंग था, लेकिन 1 मई 1960 के दिन इसे बॉम्बे प्रदेश से विभाजित कर दिया गया। ऐसे में गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ और तब से ही हर साल 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र अपना अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। अगली खबर पंजाब से है, जहां पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने बादल परिवार के साथ शोक संवेदना व्यक्त करने वो गांव पहुंचे और इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और उनके परिवार के साथ दुख साझा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बादल परिवार के साथ मेरा रिश्ता एक खुला राज है, लेकिन जाने वालों से कोई दुश्मनी नहीं। उनकी आत्मा को सर्वशक्तिमान वाहिगुरु के चरण कमलों में विश्राम मिले। परिवार को इस अपूर्णीय क्षति में शक्ति दे। और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल को दरअसल निधन हो गया था। उनके नाम पर अंतिम प्रार्थना और श्रद्धांजलि समारोह 4 मई को होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर हैं। सड़क मार्ग से पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री को पहले हवाई मार्ग से दिल्ली जाना था, लेकिन मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दरअसल आज सीएम धामी का दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात प्रस्तावित है और वहीं दिल्ली में आज पुष्कर सिंह धामी पार्टी के पदाधिकारियों के अलावा मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। और अब बात करते हैं बंगाल की, जहां सीएम ममता बनर्जी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 2024 आम चुनाव को लेकर बीजेपी विरोधी गठबंधन बनाने के लिए जो रोड मैप तैयार किया था वो सफल होता नहीं दिख रहा। राजनीतिक पर्यवेक्षक सब्यसाची बंदोपाध्याय की माने तो चुनाव पूर्व कोई भी गठबंधन सीटों के बंटवारे के समझौते के साथ होता है और फिलहाल टीएमसी एक भी सीट त्याग करती नजर नहीं आ रही। दरअसल ममता बनर्जी लोकसभा में ज्यादा सीटें हासिल कर सत्ता की चाबी अपने पास रखना चाहती है। अगली खबर कर्नाटक से, जहां पीएम मोदी ने जनसभा में लोगों को संबोधित किया और इस दौरान पीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों के हितों को सर्वोपरि रखती है। हमारी कोशिश किसानों की आय बढ़ाने और खेती का खर्च कम करने की है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस और जेडीएस प्रदेश सरकार के विकास में बाधक है, जबकि बीजेपी सरकार ने प्रदेश के विकास को रफ्तार दी है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक में जब भी कांग्रेस की सरकार आई है, इन्होंने विकास पर ब्रेक लगाया है। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के लिए किसानों के नाम मांगे तो कुमारस्वामी की सरकार ने 17 नाम भेजे। जब येदियुरप्पा जी की सरकार आई तो 54 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि मिली। और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा की गई विवादित टिप्पणी की जमकर आलोचना की। कर्नाटक के कलबुर्गी में एक जनसभा के दौरान सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने मोदी जी पर टिप्पणी की। क्या इस उम्र में खड़गे जी को ये शोभा देता है? ये दिखाता है कि कांग्रेस हार रही है और उनके पुत्र की जमानत जब्त हो रही है। प्रधानमंत्री का अपमान राष्ट्र का अपमान होता है। ये भारत का अपमान करते हैं। भारत का अपमान करने वाले किसी व्यक्ति को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए।
और चलिए बात हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कर लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री ने शिमला नगर निगम के चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने 30 अप्रैल को 8 वार्ड में कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में नुक्कड़ सभाएं की। मुख्यमंत्री ने बेन मोर से चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी ने अपने शासनकाल में शिमला शहर को गर्त में धकेल दिया, कंक्रीट का जंगल खड़ा कर शहर का संतुलन बिगाड़ा, जिससे शहर की सुंदरता को तो गिरड़ लगा ही, जलवायु परिवर्तन की मार भी झेलनी पड़ रही है। और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां सीहोर जिले के भैरुंदा में कोरकू समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। सम्मेलन में 425 जोड़ों का विवाह हुआ। इस दौरान सीएम ने नव दंपतियों पर पुष्प वर्षा कर आशीर्वाद दिया और साथ ही कन्या विवाह योजना की राशि के चेक भी सौंपे। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि इस सौभाग्य की बात है कि योजना शुरू होने से राज्य स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन लगातार जारी है। पहले बेटियों को अभिशाप समझा जाता था, अब वरदान माना जा रहा है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट करने की कवायद में जुटे हुए हैं। विपक्षी नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और इन सबके बीच नालंदा सांसद ने बड़ा बयान दिया है। नालंदा लोकसभा सीट से जेडीयू के लोकसभा सांसद कौशलेंद्र कुमार ने नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने के लिए अपनी सीट छोड़ने की पेशकश की है। जेडीयू सांसद के बयान के बाद कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार नालंदा से चुनाव लड़ सकते हैं। जब नीतीश कुमार से नालंदा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी इस पर हमें कुछ नहीं कहना। बताने की जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा था कि मैं नीतीश कुमार से अनुरोध करूंगा कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। अगली खबर दिल्ली से, जहां केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी की तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें सीने में जकड़न की शिकायत के बाद दिल्ली एम्स में एडमिट कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेड्डी को कल रात करीब 11 बजे के आसपास हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल उनका कार्डियक केयर यूनिट में इलाज किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वो हॉस्पिटल जल्द ही उनका हेल्थ अपडेट भी जारी कर सकता है। अगली खबर ओडिशा से, जहां ओडिशा में देश का पहला ऐसा विस्थापित केंद्र बनने जा रहा है जहां जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों को रखा जाएगा। जहां राज्य सरकार जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी बनाने जा रही है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बकपाटिया में कॉलोनी के पहले विकास चरण के लिए 22.5 करोड़ रुपए मंजूर किए। अधिकारियों के अनुसार विस्थापित लोगों के लिए घर, पेयजल, बिजली कनेक्शन, सड़क और अन्य सुविधाओं के निर्माण के लिए धन का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने उन ग्रामीणों को खेती की जमीन उपलब्ध कराने की भी योजना बनाई है जो जलवायु परिवर्तन के कारण अपनी आजीविका खो चुके हैं। मजदूर दिवस के दिन सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दाम में भारी कटौती की है। इसके बाद कई शहरों में गैस सिलेंडर के दाम बदल गए हैं। हालांकि सिर्फ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं। सिलेंडर की कीमतों में 171.50 रुपए की कटौती की गई है। 14.2 किलो वाले घरेलू रसोई गैस की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब 1856 रुपए 50 पैसे का हो गया है। कोलकाता में इसका रेट 1960 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 1808 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2021 रुपए और 50 पैसे है। नए दाम तेल कंपनियों ने अपनी वेबसाइट पर अपडेट भी कर दिए हैं। और खबरों में बात अब पंजाब के लुधियाना के बाद अब कपूरथला जिले में कोल्ड स्टोरेज में गैस रिसाव की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया। पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दी गई। इसके बाद जिला और पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। एसडीएम कपूरथला के अनुसार गैस लीक होने से किसी भी तरह का कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। उन्होंने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की है। बताने की रविवार को लुधियाना के ग्यासपुरा इलाके में जहरीली गैस की वजह से 11 लोगों की जान गई है। अगली खबर दिल्ली से, जहां साउथ दिल्ली में दिल्ली एमसीडी ने तुगलकाबाद किला इलाके में ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। इस दौरान बुलडोजर ने अवैध रूप से कब्जा किए गए करीब 1300 घर को और झुग्गियों को ढा दिया। वहीं अतिक्रमण अभियान के दौरान किसी भी तरह के बवाल से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के सुरक्षा बलों को तैनात कर इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही वहां पर सिविल डिफेंस के कर्मचारी भी मौजूद रहे। बताने कि इससे पहले लोगों को पुरातत्व विभाग ने जनवरी के महीने में अवैध कब्जे खाली करने के निर्देश दिए थे और साथ ही इस बारे में एएसआई ने तकरीबन 1000 घरों को बाहर नोटिस भी चिपकाया था, लेकिन लोगों ने कब्जे को खाली नहीं किया। इसके बाद एमसीडी ने कार्रवाई करते हुए घरों को ध्वस्त कर दिया। वहीं अगली बड़ी खबर केरल से, जहां फिल्म द केरल स्टोरी ट्रेलर की रिलीज के बाद फिल्म को राज्य सरकार के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इसे संघ परिवार की एक प्रचार
फिल्म बता दिया है। उन्होंने कहा कि ये संघ परिवार द्वारा राज्य में चुनावी राजनीति में लाभ लेने के लिए बनाई जा रही है। सीएम ने यह भी कहा कि चुनावी राजनीति में लाभ पाने के लिए संघ परिवार द्वारा किए जा रहे अलग अलग प्रयासों की पृष्ठभूमि में प्रचार फिल्मों और उनके मुस्लिम अलगाव को देखा जा सकता है। यह लव जिहाद के आरोप लगाने के लिए एक सुनियोजित कदम का हिस्सा है, जिसे जांच एजेंसियों, अदालतों और यहां तक कि केंद्रीय गृह मंत्रालय तक ने खारिज कर दिया था। अब खबर महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। खबरों की माने तो मारे गए नक्सलियों पर पुलिस की तरफ से इनाम रखा गया था। पुलिस ने नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं। उसके साथ ही पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। बता दें कि सुरक्षा बलों को नक्सलियों के बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान नक्सलियों की तरफ से गोलाबारी की गई और दोनों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। अगली खबर गुजरात से है, जहां सूरत में सोने की तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है। सूरत पुलिस की एसओजी टीम ने 4 करोड़ 30 लाख रुपए का गोल्ड जब्त किया और 4 लोगों को गिरफ्तार किया। संयुक्त पुलिस आयुक्त श्रद्धा सिंघल ने कहा कि एसओजी की टीम पिछले 15 दिनों से इन पर नजर बनाए हुई थी, जिसके बाद चेकिंग के दौरान इस गैंग को पकड़ने में सफलता मिली। पुलिस ने भी कहा कि फैनल, नीरव, उमेश और स्यावन समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 7 किलो 119 ग्राम सोना बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ 30 लाख रुपए बताई जा रही है। देश के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम सुहावना बना हुआ है, लेकिन तेलंगाना में बारिश मुसीबत बनकर सामने आई है। हैदराबाद शहर बारिश से एक बार फिर जलमग्न हो गया। सुबह से हो रही झमाझम बारिश से सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया। बारिश इतनी तेज है कि सड़क पर खड़े वाहन भी पानी में बहाव में बहते हुए नजर आए और सड़कें नदियां बन गई। सड़क पर बारिश के पानी नदी की तरह बह रहे हैं और पानी की तरह तेज बहाव के साथ निचले इलाके की तरफ बढ़ रहा है पानी। लोगों के घरों में बारिश का पानी भर गया है। बता दें कि मौसम विभाग ने पूरे तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक भारी बारिश और ओलावृष्टि होने की बात कही है। बता दें कि कल तेज बारिश के कारण 8 साल की बच्ची की मौत भी हो गई। अगली खबर झारखंड से, जहां साहिबगंज जिले में बिजली गिरने से 4 बच्चों की मौत होगी, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र के बाबू टोला में हुई है ये घटना। 9 से 12 साल की उम्र के बच्चे आम के बगीचे में खेल रहे थे। इसी दौरान बच्चों पर बिजली गिर गई, जिसमें 4 बच्चों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बच्चों की मौत पर शोक व्यक्त किया। सीएम ने ट्वीट किया, साहिबगंज जिले के राजमहल में बिजली गिरने से 4 बच्चों की मौत का दुखद समाचार मिला। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिजनों को इस दुख की घड़ी में सहने की शक्ति दे। तो नेशनल 9 में देश दुनिया का हाल आपने जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों को। आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में अब गिने चुने दिन बचे हैं और ऐसे में कर्नाटक में राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान जोरों शोरों से जारी है। इस चुनावी समर में बीजेपी ने भी एड़ी चोटी का दम लगा दिया है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के चुनावी समर में अपनी ताकत झोंकते हुए विपक्ष पर जमकर वार करते नजर आए और डबल इंजन की सरकार के कामों को जबरदस्त तरीके से राज्य की जनता के सामने रखा। कर्नाटक के रण में पीएम की हुंकार। पीएम मोदी ने कोलार में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने इस रैली में कहा कि आने वाले 5 सालों में चुनाव राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि आगामी चुनाव 5 सालों के लिए एमएलए, मंत्री या मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है, बल्कि ये चुनाव आने वाले 25 सालों में विकसित भारत के रोड मैप की नींव को सशक्त करने का है। अस्थिर सरकार इस तरह के बड़े विजन पर कभी काम नहीं कर सकती। 10 मई को चुनाव होने वाला है। आप सबसे मेरा आग्रह है, हर पोलिंग बूथ में हर घर जाइए, हर मतदाता को मिलेंगे ना, घर घर जाएंगे, बताएंगे लोगों को भाजपा को डबल इंजन सरकार बनाने के लिए मत देने के लिए कहेंगे। घर घर जाकर के मेरा नमस्कार पहुंचाएंगे, हर किसी को मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे, माताओं बहनों से आशीर्वाद लेंगे, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेंगे। ये कर्नाटका के रामनगरा के लोगों का आशीर्वाद मुझे नई ताकत देगा,
नई ऊर्जा देगा, देश के लिए काम करने के लिए मुझे दौड़ने की ताकत दे देगा। कांग्रेस जेडीएस पर पीएम का तंज। पीएम मोदी ने कांग्रेस और जेडीएस पर निशाना साधते हुए कहा, इतनी बड़ी संख्या में आपका यहां आना कांग्रेस और जेडीएस दोनों की नींद उड़ाने वाला है। कर्नाटक के विकास में ये दोनों पार्टियां सबसे बड़ा रोड़ा हैं। कांग्रेस और जेडीएस मिलकर चाहे जितना खेल लें, लेकिन कर्नाटक की जनता उन्हें क्लीन बोल्ड करने जा रही है। कांग्रेस की नीति ही रिवर्स गियर की है। सरकार में आने के बाद कांग्रेस गरीबों की जो योजनाएं बीजेपी ने शुरू की होती हैं, वो भी बंद कर देती है। कर्नाटक के मेरे भाइयों और बहनों, आप याद रखिए, बीजेपी के सरकार के अच्छे फैसले पर, हर बड़े फैसले पर कांग्रेस रिवर्स गियर लगा देगी और जेडीएस कांग्रेस की बी टीम की तरफ उसकी हर बात मान भी लेगी। इसलिए कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस और जेडीएस दोनों से सतर्क रहना है। अब कर्नाटका रिवर्स गियर में नहीं जा सकती। अब कर्नाटका को डबल इंजन की डबल शक्ति से ही आगे बढ़ाना है। कांग्रेस के पास विजन की कमी। कांग्रेस के शासनकाल में दुनिया भारत से नाउम्मीद दिखी, लेकिन जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई, दुनिया अब भारत को एक उज्जवल स्थान के रूप में देखने लगी है। कर्नाटक ने बीजेपी को चुनने का फैसला किया है। राज्य में निरंतर विकास के लिए डबल इंजन की सरकार ने कई अहम काम किए हैं, जो कांग्रेस और जेडीएस शासन के दौरान विकास की गति धीमी हो गई है। आप याद कीजिए, 2008 में चुनाव से पहले कांग्रेस ने झूठी कर्ज माफी घोषित की थी। ये कर्ज माफी सिर्फ उनके लिए थी जो कांग्रेस के साथ मिले जुले थे और कांग्रेस जिनको बैंक से लोन दिलवाती थी। आप सोचिए, जब देश के करोड़ों छोटे किसानों के पास कभी बैंक का दरवाजा तक नहीं खुलता था, कभी जिनका बैंक में खाता नहीं था, जब कर्ज माफी होगी तो उसको लाभ कहां से मिलेगा? वो छोटे किसान बैंकों से नहीं बल्कि दूसरे ब्याजखोरों से, बाजार से कर्ज लेते थे। यानी कांग्रेस की कर्ज माफी का बहुत बड़ा हिस्सा किसानों के पास नहीं बल्कि उनके भाई भतीजे भ्रष्टाचारियों के पास पहुंचा। हालात तो ये थी कि 100 में से 10 किसानों का भी कर्ज सही से माफ नहीं हुआ था। यही कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है। कांग्रेस की हर गारंटी, कांग्रेस की हर घोषणा झूठ का बंडल है, झूठ का बंडल। शाही परिवार पर पीएम का तंज। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कड़ा वार बोलते हुए कहा, आज जब मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, तो सबसे ज्यादा तकलीफ कांग्रेस को हो रही है। इसलिए कांग्रेस की दिनों दिन मुझसे नफरत और बढ़ गई है। उन्होंने मुझ पर हमला और बढ़ा दिया है। कांग्रेस के लोग धमकी दे रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अब वे मेरी तुलना सांप से कर रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं। सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है। ये कांग्रेस के लोग कभी मेरी कब्र खोदना चाहते हैं, कभी मुझे सांप बुलाते हैं। सांप तो भगवान शिव की माला है, मेरे शिव तो आप हैं, जनता जनार्दन है। इसलिए इनकी इस गाली को भी मैं सिर माथे पर लेता हूं। ये गाली देते रहे, लेकिन आपको याद रखना है, ई बारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकार।
और मैं देख रहा हूं कांग्रेस के नेताओं में गाली देने की स्पर्धा चल रही है। मैंने आज ही मन की बात की सेंचुरी पूरी की है। मुझे लगता है कांग्रेस गाली देने की सेंचुरी इसी चुनाव में लगा देगी, ऐसा लगता है। बहरहाल पीएम मोदी ने कर्नाटक के रण में अपने तर्कस से जो तीर चलाए हैं वो बीजेपी के लिए संजीवनी का काम करेंगे या नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन पीएम मोदी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में विकास को एक बार फिर मुद्दा बनाकर विपक्ष को पटकनी देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लिहाजा पीएम विपक्ष के बयान को चुनावी हथियार बनाने में नहीं चूक रहे हैं और पिछले 5 सालों में राज्य में हुए विकास का वास्ता भी दिला रहे हैं। तो कर्नाटक में चुनाव है, ऐसे में तमाम सियासी दल अपने अपने दांव चल रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।